हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट अप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज मैं आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज़ के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक, यानी हम बात करेंगे आज मॉड्यूल सी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरीज या अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। पेपर में आया हुआ टॉपिक पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से पेपर बनता है। और मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हम 10 मिनट सीरीज़ के अंदर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को तो कवर करके ही चले, ताकि ना आप लोगों को वो छोटे छोटी क्लासेस के थ्रू एक ईजी वे से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते रहे। अच्छा, साथ ही साथ ना अगर आपने अपना जेआईबी बुकलेट डाउनलोड नहीं करी है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज देयर यू गेट ऑल द पर्टिकुलर डिटेल्स रिगार्डिंग पेपर किस तरह का आया था, सॉल्यूशंस ऑफ द आंसर्स, सो क्वेश्चंस, एंड एज वेल एज ना उसके अंदर कहाँ के बुक के कौन से कोने से आया था ना, वो सारा भी उसमें मिल जाएगा। सो इट्स इज वेरी, आई वुड से, इलेबोरेटेड और बहुत प्रॉपर वे में आपको उसका सब कुछ मिल रहा है। तो जल्दी से जाकर उसको रिव्यू जरूर कीजिए हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, और चलिए अब हम बात कर रहे हैं थ्योरीज या अप्रोचेस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की। थ्योरीज या अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के साथ में, अच्छा रिमाइंडर, इस संडे को हम फिर से मिल रहे हैं सुबह 7 बजे मॉड्यूल डी की क्लास के लिए। तो जल्दी से उसमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा, एएफएम की मॉड्यूल डी की मिनी मैराथन। सिर्फ सुबह 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। सो हमारे ही चैनल पर। चलिए, लेट्स बिगिन विद द पर्टिकुलर सेशन एवरीवन। हम बात करने वाले हैं टुडे अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चरिंग अप्रोच की। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एग्जैक्टली है क्या पता है? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग इज कि कितना हिस्सा मेरे पास होना चाहिए एसेट में और कितना हिस्सा होना चाहिए मेरे पास, मतलब मेरे पास डेट और इक्विटी का कितना कितना पोर्शन होना चाहिए, ये ना उसकी क्लैरिटी देता है कि डेट इक्विटी का पोर्शन अगर हमारा थोड़ा सा भी गलत हो गया ना, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में लॉसेस हो सकते हैं, बिकॉज हम लोग हो सकता है ज्यादा ही डेट पर रिलाय कर ले। और ज्यादा इक्विटी पर रिलाय करना इज लाइक अ कंप्लीट सुसाइड, क्योंकि सामने वाले का अगर पोर्शन ज्यादा हो गया ना वोटिंग राइट्स के अंदर, उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ नहीं। उसके बाद उसी की से हो जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। दिस हैपेंड विद स्टीव जॉब्स, दिस हैपेंड विद मिस्टर नारायण मूर्ति। सो मतलब दीज पीपल वर इंसेनली गुड एट देयर वर्क। इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें ही बाहर निकाल दिया गया था, जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप दूसरे लोगों की इक्विटी का पोर्शन बढ़ा देते हो, तो आपकी जो पोजीशन है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो ड्विंडल करने लग सकती है। बस वही चीज यहाँ हुई थी। तो ये इक्विटी और डेट का वो जो परफेक्ट मिश्रण है ना, उसको ढूंढना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस उसी को समझने के लिए इन्होंने ना कुछ थ्योरीज बनाई थी। दे हैड 3 डिफरेंट थ्योरीज, उनमें से 2 तो डेविड ड्यूरेन ने ही दी थी। ड्यूरेन के पास में के अलावा एक स्पेसिफिक थ्योरी और है जो कि आपको मिल जाती है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि ज़्यादा आई वुड से इलेबोरेटेड है। लेकिन अगेन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस समझना जरूरी होता है, बिकॉज देयर यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली गलती की या किस चीज़ की है और सही क्या चीज़ है ना। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। आ, ये रहा, theories and approaches on capital structuring में we have number 1, that is there are many theories and approaches। बहुत सारी theories और approaches है, लेकिन हमारी बुक में मेन 3 ही है। नंबर 1 इज नेट इनकम अप्रोच, नंबर 2 इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और नंबर 3 इज ट्रेडिशनल पोजिशन। ठीक है, तो वील स्टार्ट विद द बेसिक वन। आई थिंक ये सेशन आ जाएगा हमारे, देखते हैं कितना टाइम लेता है। अगर इस सेशन में कंप्लीट हो जाए वेरी गुड, अदरवाइज आई शो यू इन अनदर पार्ट एज वेल। तो कंटिन्यूटी में देख जरूर लीजिएगा। अब ये जरा देखिए, नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है। इसका ये भी डेविड ड्यूरेन की दी है, पेपर में आ सकता है। ये अप्रोच किसकी दी गई है? नेट इनकम अप्रोच डेविड ड्यूरेन की है। और ये अप्रोच कहती है कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दे रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी। डेट बढ़ा लो इक्विटी बढ़ा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल कॉस्ट है ना, कहते वो सेम रहती है। कहते क्यों? कहते एज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर, कहते डेट की कॉस्ट वैसे भी लोअर होती है क्योंकि इक्विटी तो महंगी पड़ती है ना। वोटिंग राइट लूज करना इज अ बिग ट्रबल। तो उस हिसाब से हमारा इक्विटी की कॉस्ट हमेशा में महंगी पड़ती है। देन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो वर्किंग, जो आपका WACCM पीछे पढ़कर आए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो ओवरऑल क्या होता है, जैसे ही आप डेट या इक्विटी में से किसी एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। इट कैन बी डिक्रीज थ्रू हायर डेट प्रोपोर्शन, दस इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको पता है जो आपका डेट है उसकी कॉस्ट बढ़ती है आपको कम। तो अगर आप WACC में वेट ऑफ आप डेट बढ़ा लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए रिस्क कम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। डेट का बोझ अगर है भी तो क्या प्रॉब्लम है, इक्विटी का डर तो नहीं है, लूज डिसीजन मेकिंग तो नहीं जा रही। तो उस हिसाब से वो कहते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाती है।
अब इसको प्रूव करके दिखाया उन्होंने एक स्पेसिफिक तरीके से। कैपिटल स्ट्रक्चर पहले दिया हुआ था जी 50 और 50%, इक्विटी और डेट 50-50% थे। कॉस्ट ऑफ डेट आपका 10% था, कॉस्ट ऑफ डेट नॉर्मली कम ही होता है इक्विटी से। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी गया 16%। अब WACC कैलकुलेशन में आप क्या करोगे, 10 का 50% और 16 का 50%, दैट मेक्स आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पहुंच गया, 13%। क्योंकि आप क्या करते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है जो भी आपकी कॉस्ट है उससे आप उसी के वेट को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपकी कॉस्ट है उसी से आप वेट को मल्टीप्लाई कर लो। तो इक्विटी को इक्विटी के वेट से मल्टीप्लाई किया, डेट को डेट के वेट से मल्टीप्लाई किया। तो 50% ऑफ 10 आया 5, 50% ऑफ 16 आया 8, 8 और 5 ऐड किया बन गया 13। अगर हम डेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन यही कह रहा था ना, इनका नेट इनकम अप्रोच कह ही ये रही थी, डेट बढ़ा दो जी। तो क्या होगा, आपने डेट को इंक्रीज किया, दैट वेंट अप टू 60%, और 40% छोड़ दिया हमने इक्विटी को। तो क्या होगा, आपका डेट का पोर्शन इज 10 इंटू 60%, मतलब 10 का अगर 60% करूं तो 6 तो यहाँ आ गया, और 16 का 40%, तो मतलब ये आया 4.8। तो उसके हिसाब से नहीं, 64 है ना, 16 4 64 होता है। हाँ, अब ये टोटल कितना बन गया, 12.4। कैन यू सी, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हमको जो कैपिटल रेज करने पर जो हमको कॉस्ट पड़ती है, वो इस केस में क्या हो रही है, वो कम हो रही है rather than बढ़ना। तो ये से हम कह देते हैं कि ये कर दिया हमने प्रूफ इन टर्म्स ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज करती है अगर आप क्या करोगे, इट इज क्लियर दैट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीजेस, डेट बढ़ेगा तो आपका जो कैपिटल पे आपको कॉस्ट पड़ती है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी बिकॉज आपके ऊपर बोझ कम हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर आप डेट को थोड़ा सा भी कम कर दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म गिर जाएगी बिकॉज आपकी फर्म के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। Then comes second approach, which is called the net income ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब यहाँ पर कहते हैं, इसको बेसिकली जब डिवाइन किया गया था तो ये भी डेविड ड्यूरैंड ने ही बनाया था। उन्होंने कहा कि WACC जो है assumes that WACC और the value of the firms remain unaffected by the change of debt proportion। कहते हैं डेट बढ़ने डेट घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच बेनिफिट दैट द फर्म derives a debt is negated by the simultaneous increase in the required rate of return by equity shareholders। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। हमने क्या किया, एक लिया डेट, डेट लेकर मैंने प्रोजेक्ट चलाया, मेरा प्रोजेक्ट हो गया सक्सेसफुल। क्या होगा इस केस में, डेट इंक्रीज हो गया, हमने इक्विटी और इंक्रीज नहीं करी, लेकिन क्या होगा, मेरा इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा जब आप डेट ले रहे थे तो उसका क्रेडिट का रिस्क तो मेरे ही सर पे था, अगर क्रेडिट फेलियर हो जाता तो वो रिस्क मैंने उठाया। आपने डेट बढ़ाकर अगर कोई प्रोजेक्ट उठाया, उसको इंटरेस्ट पे कर दिया, मेरा डिविडेंड बढ़ना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपने मेरे को और रिस्क में डाला, मेरे डले हुए पैसे को और रिस्क में रखा। सो अल्टीमेटली अगर आपने ये जो डेट बढ़ाया है, जो आपका क्रेडिट का रिस्क बढ़ा, मेरा रिटर्न बढ़ेगा, क्योंकि रिस्क बढ़ा तो मेरी रिटर्न की बढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो टेक्निकली क्या हुआ, यहाँ पर घूम फिरकर आपने डेट ये सोच कर लिया था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी गिर जाएगी, लेकिन वो सेकंड केस में आकर हो गई फेल। ये अप्रोच उसी से कहते हैं कि मार्केट वैल्यू डिपेंडेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की इनकम के ऊपर और बिजनेस रिस्क के ऊपर। तो जब हमारा बिजनेस रिस्क थोड़ा सा भी हिला तो चीजें हमारे लिए हिल ही जाती हैं, है ना। बोथ दीज फैक्टर्स आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द फाइनेंशियल लेवरेज। ये आपके फाइनेंशियल लेवरेज से नहीं, आपके वर्किंग से चलती है, मार्केट के हिसाब से चलती है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच फर्दर, ठीक है। सो चलिए, बस ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया। आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम, तो हम लास्ट अप्रोच की तरफ भी चल सकते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को ही अगर हम और ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम से आपकी वैल्यू बनती है, ऑर्गेनाइजेशन कमाती कितना है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। रिस्क बढ़ेगा तो रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल लेवरेज यानी लोन ज्यादा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में WACC पे कोई फर्क आ जाएगा, नहीं। वो इम्पैक्ट, डेट इज नथिंग बट अ डबल एज स्वॉर्ड। आप एक तरफ से आपको बचाएगा भी, एक तरफ से आपको रुलाएगा भी, क्योंकि डेट बढ़ेगा तो इक्विटी भी अपनी चीज और मांगेगा। सो अगेन दिस थिंग हैपेंस इन दिस स्पेसिफिक एरिया फर्दर।
अब नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम समझ लेते हैं। इनिशियल सिनेरियो था 50-50 का, चेंज सिनेरियो 60-40 पे अगर आप शिफ्ट कर जाते हो। सो उस केस में क्या होगा, इफ वी से एबीसी लिमिटेड हैज कैपिटल स्ट्रक्चर, वही 50-50% पे खुशी खुशी चल रहे थे, कॉस्ट ऑफ डेट 10% था, एंड जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो 13 थी। क्वेश्चन क्या इसमें इन्होंने बुक में क्या किया था, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो। अगर आपको क्वेश्चन में WACC इज इक्वल टू कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। क्वेश्चन में ये भी दे दिया, ये भी दे दिया और ये तीन भी दे दिए। क्या करना है, एक्स लेट करके बस यही तो निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब आपने क्या किया 50-50% पे चल रहे थे तो 16% निकल कर आई। वहीं जैसे ही आपने वेट को 60 और 40 में कन्वर्ट कर दिया, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो बढ़ जाएगा। ये प्रूव करता है कि पहले 16% पे जो खुशी खुशी चल रहा था, जैसे ही डेट बढ़ा वो कहता है कंपनी कैन गो इनटू बैंकरप्सी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, I do not want to take this much of risk, so he says no to it and he goes towards the area of 17.5%, वो और मांगेगा। So this is the specific approach। चलिए, बस दिस इज इट। आई थिंक लेट्स टेक द नेक्स्ट अप्रोच इन द नेक्स्ट सेशन, यानी पार्ट 2। तो वो हम मिलेंगे उसके लिए कल। बट अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किया है तो जल्दी से जाकर यू कैन गेट ऑन टू आवर वेबसाइट। एवरीवन जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द क्लासेस ओवर देयर। इस सेशन का जो हिस्सा बाकी बच गया वो हम पार्ट 2 करेंगे कल कवर। टिल देन आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, अगर और आप JIB प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट आवर कैप्सूल कोर्स। हमारे कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जल्दी से प्रिपरेशन करने के लिए। बट रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट टू योर स्टडीज। पढ़ना प्रॉपर पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। बस एक क्रिस्प और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसमें कवर किया हुआ। वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग एंड इवन मेंटरशिप, ये सब आपको मिल जाता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। सो इफ यू टेक द कैप्सूल कोर्स, तो ये रहा हमारा कैप्सूल कोर्स। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है और कंबाइंड लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। All you need to do is just go on to the area of code JIB 75 and you can take it up. Thank you so much for being there, everyone. Bye bye and take care.